ठीक है। और दूसरा केस इसका कि यदि भी ग्रेटर हो ओमेगा आर से, तब ये पॉइंट इफेक्टिवली आगे जाते हुए नजर आएगा। भी ज्यादा है ओमेगा आर से, इस पॉइंट का नेट वेलोसिटी किधर जाएगा, आगे। तो इस पर एक काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा किधर, पीछे ना। इस केस में एक काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स एफ के पीछे लगेगा। और तीसरा केस, यदि भी लेस देन ओमेगा आर हो, तो इस केस में ये पॉइंट का नेट वेलोसिटी इधर आएगा ना, तो एक काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स उधर लगेगा, समझी। लेकिन इस तीनों केस में क्या बॉडी उधरे जा रहा है, क्या बॉडी तो इधर ही जा रहा है, रोटेशन भी ऐसे ही हो रहा है। नहीं समझी बात, बॉडी का रोटेशनल एंगुलर वेलोसिटी उसी सेंस में बॉडी भी आगे जा रहा है, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किधर जा रहा है, तीनों केस में अलग अलग है। इस केस में, ये पहला केस का फिगर समझो, इसमें तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा ना, तो देख रही है बॉडी का मोशन ऑलवेज तीनों केस में एक ही डायरेक्शन में है, लेकिन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी तीनों केस में अलग अलग डायरेक्शन में है। एक केस में तो नेट वेलोसिटी 0 है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का। तो प्योर रोलिंग में स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगता है आपके बॉडी पर। ये दोनों केस को बोलते हैं रोलिंग विथ स्लीपिंग। क्या रोलिंग विथ स्लीपिंग, इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन, इसका यूज रोटेशनल में होगा। अभी बस एक टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन था इसलिए डिस्कस किया। चलो जो मेन बात है वो सब पर आते हैं हम लोग। डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स तो अभी डिस्कस करेंगे। देखो दूसरा में लिखो, एक यहां बात करेंगे हम लोग लॉज ऑफ फ्रिक्शन। लॉज ऑफ फ्रिक्शन, और ये टोटली एक्सपेरिमेंटल लॉज है, इसका कोई प्रूफ नहीं करना है हम लोग को, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड स्टेटमेंट है ये सब। पहला जो लॉ है अबाउट डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। सेकेंड लॉ है अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, एंड थर्ड लॉ है अबाउट नेचर ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ इज अबाउट डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, और इसके बारे में है कि द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स will be always opposite to the relative motion between point of contact चलो सुनो, मान लो दो बॉडी है ए एंड बी, ये बॉडी जो फ्लोर पर है इसमें, चलो ये दो बॉडी, और इस बॉडी का वेलोसिटी सपोज करो v1, इसका v2, ए एंड बी। ये जो v1 एंड v2 है, वेलोसिटी ऑफ v1 एंड v2, velocity of A and B with respect to ground, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, ये कैसा फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा और किधर लगाएगा, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी नहीं देखना है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में देखना है। यानी आपको VAB चाहिए, समझे। तो देखिए वेक्टर भी वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी ना, ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और इसको उलट दो तो माइनस बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड।
ए का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में V1 और बी का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में V2। फिर इधर V1 और V2 दोनों में आई कैप लगाओ, दोनों उधरे जा रहा है, तो V1 माइनस V2 इंटू आई कैप। अब देखो, यदि V2 बड़ा होगा V1 से तो यहां पर आपको निगेटिव आई में आएगा, वो माइनस आई कैप आएगा ना। तो यहां पर तीन केस बनता है, दो केस बनता है। एक केस तो ये बनता है कि यदि V1 बड़ा होगा V2 से तो ये जो VAB आया वो समथिंग इंटू माइनस आई कैप आएगा ना। नहीं, पॉजिटिव आएगा, समथिंग इंटू पॉजिटिव प्लस आई कैप। यानी बी के नजर में ए किधर जा रहा है आगे, तो बी ए पर किधर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, पीछे, रिलेटिव वेलोसिटी के ऑपोजिट। यानी बी के नजर में ए किधर जाते हुए नजर आया, देखो ना, ए का वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में प्लस आई आ रहा है ना, इसका वेलोसिटी इसके नजर में, यानी इस पर जब तुम बैठ जा रहे हो और इसको देख रहे हो तो किधर जाते हुए नजर आ रहा है, आगे। तो ये इस पर फोर्स किधर लगाएगा, पीछे, रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट। और जब इसके द्वारा इस पर का फोर्स का डायरेक्शन आ गया तो न्यूटन थर्ड लॉ से इसके द्वारा उस पर जस्ट अपोजिट आ गए। समझे, एक बॉडी था ए जो ग्राउंड पर स्लाइड कर रहा है V1 वेलोसिटी से ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, उसके फ्लोर पर एक बॉडी रखा वो V2 वेलोसिटी से ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्लाइड कर रहा है। तो दोनों अपने आप के रिस्पेक्ट में जो स्लाइड करेगा उसका वेलोसिटी V1 माइनस V2 इंटू आई कैप। अब फिर दूसरा केस लो, ये कब का केस है, ये डायरेक्शन फ्रिक्शन फोर्स का कब दिखा रहे हो, जब V1 बड़ा है किससे, V2 से। और एक फिगर दिखाओ, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये V2 से जा रहा है, ये V1 से। लेकिन दूसरा केस जब V2 ग्रेटर हो V1 से, तब VAB का वैल्यू K इंटू माइनस आई आएगा ना। यानी B के नजर में A को पीछे जाना हुआ, माइनस आई आने का मतलब पीछे जाना। किसके नजर में, कौन, B के नजर में A पीछे जा रहा है, तो B A पर किधर फ्रिक्शन लगाएगा, आगे। इस केस में B के द्वारा A पर का फ्रिक्शन का डायरेक्शन ये, और इसके द्वारा इस पर इधर। ऑल ओवर रिलेटिव मोशन के ऑपोजिट, हम लोग के जाने के ऑपोजिट नहीं, हम लोग के नजर में कौन किधर जा रहा है इससे मतलब नहीं है उसको, वो दोनों अपने आप के रिस्पेक्ट में किधर जा रहा है, ये रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ता है। चलो, फर्स्ट लॉ था अबाउट डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एंड सेकेंड लॉ अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। इसको मिटा दें। सेकेंड लॉ है, सब सेकेंड लॉ को आप किस फ्रिक्शन के मैग्नीट्यूड के टर्म्स में डिस्कस करना चाहेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन के मैग्नीट्यूड के टर्म्स में या काइनेटिक फ्रिक्शन के मैग्नीट्यूड के टर्म्स में। तो हम यहां पर लिमिटिंग और काइनेटिक दोनों के टर्म्स में बात करते हैं। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन is directly proportional to
normal reaction force, that is FL is proportional to N. इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा गए तो कांस्टेंट दोगे, उस कांस्टेंट को म्यू एस लिखना, और इस म्यू एस को कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक के बेसिस पर बात करोगे तो एफ के इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू एन, लेकिन यहां का प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को म्यू के और कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। कहोगे एफएस के टर्म्स में बात कीजिए, तो जब एफएल के टर्म्स में बात कर दिया तो एफएस एंड एफएल में तो पता है ही आपको रिलेशन क्या, एफएल इज ग्रेटर देन, सॉरी हाँ, इक्वल टू किससे, एफएस, दैट इज, कहने का मतलब एफएस इज लेस देन इक्वल टू किससे, म्यू एस इनटू एन। एफएल का वैल्यू डाल दिया, म्यू एस, इसको ऐसे लिखो, एफएस इज लेस देन इक्वल टू एफएल, और एफएल का वैल्यू डाल दिया म्यू एस इनटू एन। देखो कल से आराम मिलता है कि नहीं, नीचे में रोड में चलने में, कल देखते हैं ना आराम मिलता है कि नहीं। कल तो खैर रहेगा जाम, पूरा जाम रहेगा। हाँ चलो तीसरा लॉ देखो, थर्ड में मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स depends on nature of contact surface, नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस मतलब क्या, रफनेस और स्मूथनेस ना, इस पर तो डिपेंड करेगा ही ना। और मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स also depends on material of both contact surface. Magnitude also depends on material of both contact surface। अब ये क्या बोला सुनो, देखो ये बोल रहे हैं हम कि मान लो नीचे का जो फ्लोर है वो सपोज करो वुड का है, ठीक है, और इस पर एक हम आयरन ब्लॉक रख दिया एम मास का, और एक हम एम मास का ही स्टील ब्लॉक रख दिया, ठीक है। इस पर जितना एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं इस पर भी उतने ही एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, तो भी इस पर का फ्रिक्शन फोर्स अलग होगा और इस पर का फ्रिक्शन फोर्स अलग होगा। यहां निचला मटेरियल दो कांटेक्ट सरफेस होता है, यहां का एक कांटेक्ट सरफेस वुड का और एक आयरन का है, जबकि यहां पर एक वुड का और एक स्टील का, तो दोनों के मटेरियल पर डिपेंड करता है। न्यूमेरिकल में क्या देखोगे, एक फ्लोर मिलेगा उस पर दो बॉडी रखा हुआ रहेगा, दोनों जगह का μ1 μ2 ऐसे लिखेगा, समझे। इसका मतलब क्या समझना कि शायद ये दोनों बॉडी अलग अलग मटेरियल का बना होगा, निचला तो दोनों के लिए सेम है,
निचला फ्लोर, फिर भी रिप्रेजेंटेशन म्यू1 म्यू2 कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों डिफरेंट मटेरियल का है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स क्या है एक्चुअली, कांटेक्ट फोर्स का ही कंपोनेंट है। अब कांटेक्ट फोर्स क्या है, मोलेकुलर फोर्स का रिजल्टेंट है। अब मोलिक्यूल का नेचर क्या स्टील और आयरन में अलग अलग ना होगा, इसलिए वो अलग मैग्नीट्यूड में बात करेंगे। देखो एक्चुअली क्या होता है ना, यहां का म्यू और यहां का म्यू डिफरेंट होगा, भले ही सब कुछ सेम है, मास सेम है दोनों बॉडी का, दोनों बॉडी पर सेम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हो, निचला कॉन्टैक्ट सरफेस का मटेरियल दोनों में सेम है, फिर भी फ्रिक्शन डिफरेंट आता है। और एक चौथा पांचवा बात इसमें कि मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स does not depend on area of contact, does not depend on area of contact। देखो सपोज करो कोई बॉडी को आप ऐसे रखा और इसी बॉडी को ऐसे रख दिया, सेम बॉडी को, तो यहां का एरिया ऑफ कांटेक्ट और यहां का एरिया ऑफ कांटेक्ट अलग अलग है। सेम बॉडी को ऐसे रखे तो दोनों जगह, अच्छा यहां का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N1, यहां का नॉर्मल देखो ऐसा करने से ना एरिया ऑफ कांटेक्ट चेंज होने से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स चेंज हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। अब इस बात का प्रूफ रोटेशनल डायनामिक्स में मिलेगा, ठीक है, नहीं भी हो सकता है, N1 N2 सेम भी हो सकता है। तो जब N1 एंड N2 सेम होगा तो FR1 बराबर FR2 होगा, यही तो बोले। इफ N1 बराबर, लिखो एक कंडीशन लिखो उसमें, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ कांटेक्ट provided that normal reaction force will be same, provided that normal reaction will be same। तो बोल रहे हैं कि ये N1 N2 एरिया का चेंज होने से चेंज करता भी है और नहीं भी करता है। यदि नहीं किया N1 N2 सेम रहा, देन FR1 और FR2 भी सेम रहेगा, चेंज हो भी सकता है। तो रोटेशनल डायनामिक्स में वो सिचुएशन देखना कि N का वैल्यू एरिया चेंज करने से चेंज किया कि नहीं किया। और भी बात है N में, N कोई जरूरी नहीं है कि बॉडी के सेंटर से पास करेगा, इधर इधर भी हट सकता है, इधर भी हट सकता है। चलो तो ये था लॉज ऑफ फ्रिक्शन। अब हम लोग दो ठो एंगल पहले डिफाइन करेंगे। देखो एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज हिंदी में बोलते हैं विराम कोण। क्या? देखो पहले तो डिफिनेशन लिखो, इट इज दैट एंगल ऑफ ए रफ इंक्लाइंड प्लेन, that angle of a rough inclined plane such that a body kept on it will be
in the state of sliding, but not slide, but not slide. देखो कोई रफ इनक्लाइंड प्लेन जिस पर कोई बॉडी रखा हुआ हो, रफ सरफेस है ये, तो ये वो एंगल है जिस पर ये बॉडी स्लाइड कर नहीं रहा है, लेकिन करने की स्थिति में, जब थोड़ा भी बढ़ा देंगे तो स्लाइड कर जाएगा। ये वो मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन है जिस पर बॉडी स्लाइड कर नहीं रहा हो, करने की स्थिति में हो। ऐसे नहीं होता है कि मान लो कोई सा बॉडी है और टेढ़ा करते गई, टेढ़ा करते, एक समय आता है ना एक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जब स्लाइड करने के कगार पर आ जाता है, तो इस समय का अच्छा। अब बार बार ये लैंग्वेज तो नहीं लिखने जाएंगे कि दिस एंगल इज सच दैट बॉडी डज नॉट स्लाइड बट इन द स्टेट। इसको क्या करना, जब बॉडी स्लाइड कर नहीं रहा हो, करने की स्थिति में हो, उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो कौन फ्रिक्शन, लिमिटिंग, नहीं, ये समझ में आया कि नहीं आया? वही देखे ना, तो 4 न्यूटन वाला में थोड़ा बढ़ा दिए तो स्लाइड कर गया, जब लिमिटिंग फ्रिक्शन पर पहुंच जाएगा स्टैटिक, तो बॉडी स्लाइड करने की स्थिति में आ जाएगा। ये दिखा दोगे फिर ये सब बात बोलने की जरूरत नहीं है। इसी एंगल को एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। और इसका वैल्यू क्या होगा वो सुना। तो ऐसा है कि एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इधर ना, नहीं, इधर mg साइन थीटा और एक इधर mg कॉस थीटा। ये फ्री बॉडी डायग्राम बॉडी का, एक लिमिटिंग फ्रिक्शन लगा ऊपर, ये mg साइन थीटा ये सब हुआ। अब चूंकि बॉडी ना इस डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है ना इस डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है, चूंकि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है इसलिए n बराबर mg cos थीटा ना, n बराबर mg cos थीटा। चूंकि इस डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन नहीं है इसलिए FL बराबर mg sin थीटा। क्या? और FL में n से डिवाइड कर दो, ये tan थीटा, और FL बाय n ही ना म्यू के बराबर, म्यू एस के बराबर। क्या लॉज ऑफ फ्रिक्शन में FL बराबर म्यू एस इंटू एन लिखा था ना, दैट इज थीटा बराबर tan इनवर्स म्यू, यानी एंगल ऑफ रिपोज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। नहीं समझ में आया? बॉडी का देखो, ये चैप्टर का भी न्यूमेरिकल पिछला चैप्टर लॉज ऑफ मोशन से ही बनेगा, बस एगो एक्स्ट्रा फोर्स फ्रिक्शन फोर्स बस यहां पर डालेंगे हम लोग। सारा न्यूमेरिकल वैसे ही बनना है पिछले चैप्टर के ही बेसिस पर। और एक एंगल डिफाइन करेंगे, एंगल ऑफ कोन या एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ कोन या एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये सब थ्योरेटिकल बात है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ से मतलब नहीं है। लेकिन देखो ये तो है सिंपली एंगल मेड बाय कांटेक्ट फोर्स विथ नॉर्मल रिएक्शन। एंगल
made by contact force with perpendicular to contact surface. कॉन्टैक्ट फोर्स अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, जब कोई बॉडी को किसी रफ फ्लोर पर रखेंगे तो वो रफ फ्लोर और बॉडी के बीच एक कॉन्टैक्ट फोर्स क्रिएट होगा, और ना इस डायरेक्शन को परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस बोलोगे, और ये डायरेक्शन अलोंग कॉन्टैक्ट सरफेस हुआ। सपोज करो ये वेक्टर इस डायरेक्शन से जो एंगल बनाएगा, वही तो बोल रहे हैं, परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस से जो एंगल बनाएगा, इसी एंगल को एंगल ऑफ फ्रिक्शन या एंगल ऑफ कोन बोलते हैं। अब कोन क्यों, तो आप ना ये ऐसे घूम जाओ लेमडा एंगल पर, ये फ्लोर था, इस पर बॉडी रखा, तो आर इधर नॉर्मल से लेमडा इधर डेवलप हुआ कि नॉर्मल से लेमडा इधर डेवलप हुआ कि इधर डेवलप हुआ, ये समझे बात। इसलिए इसको एक कोण की बात करते हैं हम लोग, यहां पर एक कोण की बात कर दो, इस एंगल को लेमडा लिख दो। रुक जाइए। और इसमें भी इस आर का दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर यहां कौन, आर कॉस लेमडा, इधर वाला कंपोनेंट आर कॉस, और इधर वाला कंपोनेंट आर साइन लेमडा। इस कंपोनेंट को ना फ्रिक्शन फोर्स बोले हैं, जो कंपोनेंट अलोंग कॉन्टैक्ट सरफेस है उसको फ्रिक्शन फोर्स, और जो कंपोनेंट पर कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर उसको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन, इसको क्या बोलोगे, एन। तो यहां डिवाइड करते हुए एफ आर बाई एन करते हो तो आर साइन लेमडा बाई आर कॉस लेमडा, यहां पर ये आर एफ आर बाई एन तो म्यू ना, ये 10 लेमडा, तो लेमडा इज ऑल्सो इक्वल टू 10 इनवर्स म्यू। तो इसलिए उधर देखा था थीटा एंगल ऑफ रिपोज इक्वल टू 10 इनवर्स म्यू, यहां देख रहे हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू 10 इनवर्स म्यू, तो दोनों बराबर ना, इसलिए लेमडा बराबर थीटा, एंगल ऑफ रिपोज बराबर एंगल ऑफ फ्रिक्शन। देखो सब छोटा छोटा बात फ्रिक्शन का, ये सब न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन है थ्योरी में है ये सब चीज। तो अब जो कुछ भी होगा इसका न्यूमेरिकल्स होगा, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट क्लास न्यूमेरिकल स्टार्ट।